हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। इकोनॉमिक सर्वे में हम जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर थे वो हम देख चुके हैं। एक तो ग्रोथ और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। तीसरा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा रहने वाला है और इसमें कई सारी हम टर्म्स देखेंगे नई। पहली चीज़ तो हमको इसमें कई सारी न्यू टर्म्स देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पहले हम टर्म्स को रीड करेंगे, उसके बाद में ये ग्राफ्स वगैरह थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ्स भी काफ़ी टिपिकल से ग्राफ्स इसमें दे रखे हैं, इतना इजी नहीं है इनको अंडरस्टैंड करना। तो ये टर्म्स का जब तक हमको नहीं क्लियर होगा कि एक्चुअली में ये टर्म्स क्या बताती है, तो ये ग्राफ्स रीड करना ईजी टास्क नहीं है। दूसरा, हम इसको ग्राफ्स को हमको रीड नहीं, मतलब याद नहीं करना है डेटा, हमको इनको अंडरस्टैंड करना है। अगेन मैं यही कहूँगा, इसमें ये बात स्टार्टिंग से कह रहा हूँ मैं कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है। क्या डेटा है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, डेटा हमको क्या बता रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो 2 और 3 क्लास हमको लगेंगी इसके अंदर, इस चैप्टर को ख़त्म करने में। बड़े आराम से हम धीरे धीरे एक एक टर्म्स को समझते हुए करेंगे, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी यही 2 सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर हमारे रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के। उसके बाद तो हेल्थ और एजुकेशन वगैरह ये काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा नहीं, मोर और लेस फैक्चुअल चैप्टर वो रहेंगे। तो देखते हैं ना। सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट इज इंटरेस्ट रेट at which RBI lends money to commercial bank against government securities. It means देखो हमारे 2 सिस्टम है, RBI है और बैंक है। रेपो रेट क्या होता है कि इस बैंक को अगर फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो किस इंटरेस्ट रेट पे RBI से मिलेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI चार्ज करता है खुद के पैसे पे बैंक को देने के लिए, उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। ओके, यही रेपो रेट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्वार्टरली चेंज करती है और डिसाइड करती है। इसी के बेस पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ओके, तो जो हमारे रेपो रेट है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। अब हम रेपो रेट का इफेक्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अगर रेपो रेट हमारी डिक्रीज होती है, तो रेपो रेट अगर हमारी डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि कम इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा बैंक्स के पास में, बैंक्स बोरोइंग बिकम्स चीपर। और अगर बैंक्स के पास में पैसा इजीली अवेलेबल है कम इंटरेस्ट रेट पे, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे ही मार्केट में देंगे, तो लोन इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएगी। जो कॉमन पब्लिक को इंटरेस्ट रेट लगती है लोन पे वो भी कम हो जाएगी, और वो कम होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक इफेक्ट हुआ हमारा रेपो रेट का। अब हम इसका रिवर्स इफेक्ट देखते हैं कि अगर रेपो रेट ज्यादा हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। अगर रेपो रेट हमारा ज्यादा रहता है तो बैंकिंग की जो बोरोइंग है वो हमारी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसकी अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा दी जाएगी बैंक के द्वारा। भाई पहले मान लो 7% पे हमको लोन मिल रहा था, अब वो 11% पे मिल रहा है। ओके, इतना वेरी करता नहीं है, एज एग्जाम्पल हमने लिया है ना, लेकिन वो लोन्स हमारे महंगे हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, अगर पैसा कम रहेगा मार्केट में खर्च करने के लिए, तो हमारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। भाई पैसा ही नहीं खर्च करने के लिए, आप पैसा ही नहीं खर्च करोगे तो हमारे जो सिस्टम, जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली कम रहेगा। ओके, ये तो हमारा एक टर्म हुई रेपो रेट, है ना। उसके दोनों इफेक्ट हमने देखे कि रेपो रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेपो रेट अपने डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ये रेपो रेट अपने आप में एक पूरा चैप्टर रहता है जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट अभी हम उतना ही कंसेप्ट जानेंगे जिससे हमारा क्या है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमको समझ में आ जाए। मूविंग टू नेक्स्ट, एवरेज कॉल रेट, वेटेड एवरेज कॉल रेट। वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या होती है? Weighted average call rate is the average interest rate at which banks borrow and lend money overnight in the interbank call money market weighted by the volume of transactions. इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है कंसेप्ट बट हम समझते हैं इसको। कि एक कॉल मनी मार्केट होता है, उसमें क्या करते हैं बैंक्स जो होते हैं, सपोज करो ये है एसबीआई और दूसरा बैंक है हमारा आईसीआईसीआई, ये 2 बैंक है।
अब किसी दिन हमको एसबीआई बैंक ने ये कहा कि हमको पैसा की कमी पड़ रही है, मतलब लिक्विडिटी हमारे पास में कम है। वो बैलेंस शीट वगैरह देखते रहते हैं खुद की कि कितनी हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी आज के दिन में। और अगर उनके पास में पैसा कम है तो वो क्या करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से कुछ पैसा ले लिया, सपोज करो कि आप हमको इतना मिलियन रुपीज, इतने करोड़ रुपीज हमको दे दीजिए, कल हम आपको रिटर्न कर देंगे। क्योंकि ये एक दिन 2 दिन वाली खेल है इनके, तो डेली डेली ट्रांसफर होता रहता है इधर उधर। तो इन्होंने कुछ पैसा, इस कॉल मनी मार्केट बोलते हैं इसको, जिसमें बैंक आपस में पैसा लेते देते रहते हैं, आरबीआई से ना लेके आपस में लेते हैं। ओके, उसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो ये जो आपस में पैसा लेते हैं बैंक, उसकी जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज कॉल रेट। और वेटेड एवरेज कॉल रेट का क्या मतलब है वो आगे हम समझते हैं। वेटेड एवरेज, वेटेड का क्या मतलब, इसके आगे टर्म के आगे जो वेटेड लिखा हुआ है, वेटेड से क्या कंसेप्ट है वेटेड का, उसको समझते हैं। सपोज करो बैंक ए है, उसने 100 करोड़ लिए 6% पे। बैंक बी है, उसने 300 करोड़ लिए 6.2% पे। ओके, और ये परसेंटेज कैसे चेंज करता है कि डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी मार्केट में कितनी, उस बेसिस पे ये रेट डिसाइड होती है। तो ज्यादा पैसा उसने 6.2% पे लिया और कम पैसा 6% पे रहा। तो जो एवरेज कॉल रेट रहेगी ना मार्केट की, वो 6.2% के आसपास रहेगी। 6.2% नहीं रहेगी, लेकिन वो इन दोनों का एवरेज भी नहीं रहेगी। मीन्स ऐसा नहीं रहेगा इनके बीच की कोई रेट रहेगी, नहीं, वो मोर और लेस 6.2 के पास में ज्यादा रहेगी 6% से। मतलब यहाँ अगर 6% है स्केल पे और यहाँ अगर 6.2% है स्केल पे, ओके, ये स्केल है हमारी और ये एवरेज है, तो जो कॉल रेट होगी वो यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी करेगी। ओके, एवरेज से 6.2% के बीच में रहेगी। तो उसको हम वेटेड एवरेज, जिस अमाउंट पे ज्यादा लोन लिया गया है, जिस रेट पे ज्यादा अमाउंट उठाया गया है, इंटरेस्ट रेट उसी के आसपास रहेगी, इसको वेटेड एवरेज कॉल रेट कहते हैं। ठीक है, एवरेज विल बी क्लोजर टू 6.2% बिकॉज मोर मनी हैज बोरोड एट दिस रेट। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा, इनका इफेक्ट हम देखते हैं कि अगर वेटेड एवरेज कॉल रेट है वो रेपो रेट से ज्यादा है, इट मींस लिक्विडिटी टाइट है, मार्केट में पैसे की कमी है, इसीलिए हमारा जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है वो रेपो रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को। अगर वेटेड एवरेज कॉल रेट रेपो रेट से कम है तो लिक्विडिटी सरप्लस है, इजीली अगर पैसा अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट रेट कम रहने वाली है। तो हमने दो कंसेप्ट देखे, पहला रेपो रेट का, रेपो रेट कम होती है ज्यादा होती है वो देखा, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को पैसा देता है वो रेपो रेट है। ओके, अगर रेपो रेट ज्यादा रहता है तो लिक्विडिटी कम है मार्केट में, रेपो रेट कम है तो मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दूसरा हमने वेटेड एवरेज कॉल रेट देखा। वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, जो कॉल मनी मार्केट में इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, उसी को हम एवरेज कॉल रेट बोलते हैं। और वेटेड एवरेज कॉल रेट का क्या मतलब है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा अमाउंट उठाया जाएगा, एवरेज इंटरेस्ट रेट उसी के आसपास रहेगी, वो वेटेड एवरेज कॉल रेट है। ओके, अब हम थोड़ा सा इन ग्राफ्स को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 2-3 और कंसेप्ट हमारे सीआरआर वगैरह और देखते हैं ताकि हम सेकंड ग्राफ भी साथ के साथ में देख लेंगे। एक कंसेप्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल है ये एक्चुअली में। ये क्या है कि सपोज करो बैंक्स के पास में एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस पैसा है, लिक्विडिटी का मतलब पैसा है एक्सेस में, और आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन कम हो, इतना ज्यादा बैंक्स के पास में ना हो, इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी बढ़े, है ना, मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है। तो वो क्या करता है कि जो भी बैंक्स के पास में एक्सेस अमाउंट है ना, फंड्स हैं, वो आरबीआई के पास में जमा करा दो कोलेटरल, बिना कोलेटरल और बिना इंटरेस्ट के। मतलब इंटरेस्ट रेट भी हम कम रखेंगे, कोलेटरल भी आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पैसा एक्सचेंज किसके बेस पे होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पे होता है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हम नहीं देंगे, आप जो एक्सेस अमाउंट है आपके पास में वो हमारे पास में जमा करेंगे, क्योंकि आरबीआई तो डोन है तो डोन की तो करेगा ही करेगा, भाई जो एक्सेस अमाउंट है वो ले आओ इधर मेरे पास में, और ज्यादा पैसे की आप लोगों को जरूरत है नहीं। तो अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट रेपो रेट से कम रहती है, हमेशा कम रहती है,
क्योंकि पैसा अगर ज्यादा है तभी तो वो मांग रहे हैं भाई आप वापस ले आओ इधर हमारे पास में। तो वो रेपो रेट से देखो आरबीआई की दादागिरी देखो, तुम्हारे पास में पैसा ज्यादा है तो तुम मुझे दोगे, मैं तुमको इंटरेस्ट रेट कम दूंगा। तुमको जरूरत है तुम मुझसे पैसा लोगे तो मैं मन मर्जी के इंटरेस्ट रेट लूंगा। ठीक है, समझ रहे हो बैंक और आरबीआई का खेल। इसलिए आरबीआई के पास में हमेशा पैसा होता है। लास्ट ईयर इकोनॉमिक वो आरबीआई की रिपोर्ट आई कि हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने शिफ्ट करे थे, इसी रेपो रेट वगैरह से उन्होंने कमाया था कितना पैसा। उसका कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ बैंक से कमा रहा है आपस में ना। तो जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस फंड है जो बैंक्स को आरबीआई के पास में जमा कराना पड़ता है, वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ये क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो उनको पार्क करना पड़ता है किसके पास में? आरबीआई के पास में एक्सेस फंड्स को। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी अंडर विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से बोरो कर सकता है बैंक बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट ए पीनल इंटरेस्ट रेट। इसी की बात हम कर रहे थे। तो मान लो सपोज करो कि किसी बैंक को ओवरनाइट अमाउंट की जरूरत पड़ गई, उसको कुछ पैसा कम पड़ गया, वो आरबीआई से ओवरनाइट पैसा लेता है, तो वो पीनल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर, मींस आप जो इंटरेस्ट रेट है उससे हाई इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई उसको देगा। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि कुछ परसेंटेज बैंक्स की जो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है। नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिपोजिटर्स को कितना पैसा बैंक को देना है ना, वो नेट टाइम एनडीटीएल बोलते हैं उसको, नेट टाइम डेट एंड टाइम लाइबिलिटी। ओके, उसका कुछ परसेंटेज मस्ट बी केप एट इन एज कैश विद आरबीआई। सपोज करो किसी बैंक को 12 लाख करोड़, हम तो सिंपल ले लेते हैं एग्जांपल, 12 लाख करोड़ डिपोजिटर्स को देने हैं। काफी बड़ा अमाउंट है, थोड़ा छोटा लेते हैं। सपोज करो थोड़ा सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 12 लाख करोड़ की जगह हम एग्जांपल लेते हैं 1000 रुपए का। सपोज करो किसी बैंक को 1000 रुपए डिपोजिटर्स को देने हैं और सीआरआर चल रहा है 10%। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए हो गए। भाई साहब आप ये 100 रुपए आरबीआई को जमा कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास में ये रिजर्व एज ए क्या रहता है कि इमरजेंसी के लिए रहता है कि मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि बैंक डिफॉल्ट हो जाए तो डिपोजिटर्स का पैसा नहीं डूबना चाहिए, तो डिपोजिटर्स को कुछ कुछ अमाउंट उन 100 रुपए में से दे दिया जाएगा तब जब तक कि बैंक की कंडीशन स्टेबल ना हो। तो ये कैश रिजर्व एज ए इमरजेंसी के लिए यूज में लिया जाता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि मेंटेन इन कैश विद आरबीआई, है ना, कैश में ही पैसा जमा कराना पड़ेगा आरबीआई के पास में। इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ओके, सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हमारे हैं उन सब पे एप्लीकेबल है ये सीआरआर, और ये रेगुलेटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ओके, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये रेगुलेटेड है। अगर सीआरआर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है कि सीआरआर अगर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम होगी तो हमारा क्रेडिट कम हो जाएगा मार्केट में, और क्रेडिट कम होता है हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, मींस इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। अगर सीआरआर हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि सीआरआर कम कर देते हैं तो ज्यादा अमाउंट है बैंक के पास में अब खर्च करने के लिए, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे, लिक्विडिटी ज्यादा है तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा लोन देगा तो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। मींस अगर रिसेशन अगर चल रहा होता है तो सीआरआर डिक्रीज कर दिया जाता है, और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो सीआरआर इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास में मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग के ये 2 ग्राफ्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये एक और कंसेप्ट हमारा रह गया नैरो मनी और ब्रॉड मनी, वो देखेंगे। वो हमारे जो सेकंड ग्राफ है उसमें काम में आएगा। पहले हम ये स्टार्टिंग के 2 ग्राफ देख लेते हैं। देखो, इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू मनी ऑन क्रेडिट मार्केट। इसका क्या मतलब है? ये ग्राफ क्या दिखाना चाहता है? एक्चुअली में हमको ग्राफ से मतलब नहीं, उसको वो दिखाना क्या चाहता है वो हम समझ लेते हैं। कि सपोज करो आरबीआई ने क्या किया कि पहले इंटरेस्ट रेट चल रही थी 7%, अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आरबीआई ने क्या किया कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस इंटरेस्ट रेट को घटा के कर दिया 6%, 1% कम कर दिया। अब ये जो आरबीआई ने 1% कम किया है,
तो वो क्या ना, जो हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर कौन है, बैंक्स के जो लोन लेने वाले हैं, उस तक ये मतलब अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट कम किया है तो बैंक भी ये इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, है ना। क्योंकि बैंक क्या है ना, जनरली जो आरबीआई जितना कम करता है उतना बैंक करता नहीं है। तो आरबीआई ने जो कम किया उसका इफेक्ट रियल मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन और जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है उसके इफेक्ट के कारण होता है। तो इकोनॉमी जितनी सिंप्लीफाइड और है ना, और जितनी क्लियर होगी ना, मतलब उसमें रेगुलेशंस कम होंगे, तो ये इफेक्ट इजीली देखने को मिलेगा और जल्दी देखने को मिलेगा। तो एक तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम कैलकुलेट करती है कि ये जो कितना टाइम इकोनॉमी को लगा ये इफेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में, पहली चीज। दूसरा, बैंक्स खुद का जो लॉस है उसको हटाने के बाद में कितनी रेट कम कर पा रहे हैं। क्योंकि भाई आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट कम करे तो ऐसा नहीं कि बैंक भी सीधा सीधा 1% कम कर देगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक खुद कैलकुलेट करता है कि हम कितना कम करें जिससे हमारे लॉस भी ना हो, बेनिफिट भी बना रहे, और कुछ प्रतिशत हम लोन सस्ता कर देते हैं। भाई बैंक खुद का भी तो फायदा निकालेगा, बैंक कैसे प्रॉफिटेबल रहेगा, तो बैंक खुद प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा, वो कुछ परसेंटेज, जैसे 1% कम किया है तो बैंक क्या करेगा कि 1% की जगह 0.75% ही कम करेगा इंटरेस्ट रेट। तो ये इससे क्या होगा कि ये 1%, 25% कहाँ गया, ये 25% गया बैंक के लॉसेस में, कि जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं उसके अंदर, उसके कारण गवर्नमेंट बैंक नहीं कर पा रहा है। तो वो जितने कम होंगे उतना अच्छा रिफ्लेक्शन इकोनॉमी में आएगा। तो वही ये ग्राफ हमको दिखाना चाह रहा है। देखो रेड क्या दिखा रहा है, रेपो रेट, ग्रे दिखा रहा है हमारा वेटेड एवरेज कॉल रेट, और ये हमारा ग्रीन जो है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक ये डिपॉजिट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। वेटेड एवरेज कॉल रेट, द ओपनिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्ड बिलो द पॉलिसी रेपो रेट एवरेजिंग 8 bps लोअर टू 8 जनवरी। मींस जो हमारी वेटेड एवरेज कॉल रेट है, ये हमारी वेटेड जो ग्रे वाली है ये वेटेड एवरेज कॉल रेट है, ओके। ये मोर और लेस हमारी रेपो रेट है ना उसकी कम, उससे कम है। मीन्स अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो जो रेड वाली हमारी रेपो रेट है उससे कम। इस ग्राफ में ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, इस ग्राफ में फंसने से के बजाय हमको ये समझना है कि जो आरबीआई हमारा रेट चेंज कर रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रेपो रेट है और स्टैंडिंग फैसिलिटी है सारे उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। देखो आरबीआई हमेशा रेपो ही चेंज करेगा और कोई रेट ज्यादा चेंज करता नहीं है आरबीआई। तो जो रेपो चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग सारे हमारे जो डेटा है वो चेंज होने चाहिए, तो इकोनॉमी हमारी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि जिस अकॉर्डिंग आरबीआई रेपो चेंज कर रहा है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसी डायरेक्शन में हमारा वेटेड एवरेज कॉल रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसी को फॉलो करते हुए कम ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है इकोनॉमी के लिए, ओके। दूसरा है मॉनेटरी डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्टिंग ईजिंग फाइनेंशियल कंडीशन, ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर मंथली ट्रेंड, सीआरआर एडजस्टेड, ओके। M0 M3 ये हमको देखना पड़ेगा पहले। थोड़ा दोनों मनी का मार्केट का कंसेप्ट हम देखते हैं, उसके बाद में सेकंड ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। देखो दो तरह के मनी होती हैं, एक होता है नैरो मनी, एक होता है ब्रॉड मनी, मोटा मोटा। इसको हमने डिवाइड किया है M1, M2, M3 और M4 में। M1 क्या होता है हमारा, करेंसी विथ पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास में है, लिक्विडिट कॉइन्स हो गया, करेंसी नोट्स हो गए, नेट टाइम एंड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक विथ कॉमर्शियल बैंक। मींस आपका जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है वो सारा पैसा, और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, आरबीआई के पास में जो बैंक का पैसा पड़ा है वो सारा हमारा M1 में आता है। M2 हमारा क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। मींस M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा उसको क्या बोलेंगे हम, M2। M3 क्या होगा हमारा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम। मींस दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में, एक तो होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है, एक तो मींस टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी, मींस जैसे मान लो 8 साल की एफडी करा दी तो 8 साल बाद में ही पैसा मिलेगा।
और एक हमारा सिंपल जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा रहता है उसको आप कभी भी ले सकते हो। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम वो क्या होगा हमारा M3, और M4 क्या होगा हमारा M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसको तो इन दोनों को जो M3 M4 है, M3 प्लस M4, इसको तो हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, और जो हमारा M1 M2 है उसको हम बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी देखो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, उस ग्राफ से नहीं आएगा, क्वेश्चन इस टेबल से आएगा। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ब्रॉड मनी है कौन सा नैरो मनी है, ब्रॉड मनी का क्या पार्ट है और नैरो मनी का क्या पार्ट है। इधर लिक्विडिटी रैंक भी दे रखी है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। बस इतना ही एग्जाम में क्या है ना कि यहीं तक सीमित रहते हैं कि ब्रॉड मनी का पार्ट कौन सा, नैरो मनी का पार्ट कौन सा है। जो M1 है वो मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि ये तो हाथ में ही है हमारे भाई। एक तो बैंक के पास में हो वो कम लिक्विड रहेगा, हमारे हाथ में जो पर्स में है वही अपना है, तो वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो 1 2 3 4 जो फोर्थ नंबर का वो लीस्ट लिक्विड है। अब वो ग्राफ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। रेड वाला है वो हमारा M0 है, CRR एडजस्ट करके हमने M3 है, ये M3 है और ये CRR एडजस्ट करिए। ओके तो देखो हमारा M0 टेबल में देखते हैं। M0 हमारा टेबल में नहीं है, ये रिजर्व मनी होता है एक्चुअली में। ओके तो ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा रिजर्व मनी है जो हमारे पास में रिजर्व है। ओके और हम जब CRR इसके साथ में एडजस्ट करते हैं तो वो कितना चला जाता है 12.1 तक, मीन्स 9.4 तो ये था प्लस 2.9 था ये, तो कितना हो गया 12.1। तो हमारा टोटल जो ग्रोथ रेट है मीन्स हमारा जो रिजर्व मनी है उसमें हम अगर CRR एडजस्ट करते हैं तो वो M3 तक मीन्स ब्रॉड मनी तक पहुंच रहा है। इससे हमको क्या समझ पा रहे हैं इस ग्राफ से, एक्चुअली अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि जो हमारे मॉनेटरी डेवलपमेंट्स है ना, मॉनेटरी डेवलपमेंट्स जो हमारे हैं वो हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस है ना वो काफी इम्प्रूव हुई है। इसका मतलब ये है ओके मीन्स हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इजी आप कह सकते हो या फिर इम्प्रूव आप कह सकते हो, कि अगर कोई हम गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो उसको ग्राउंड लेवल पे जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा दिखने को हमको मिल रहा है। गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट कम कर रही है तो इसका इफेक्ट भी हमको दिख रहा है, मीन्स बैंक भी रेट कम कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट रेट उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो बैंक्स भी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। तो वो जो इफेक्ट है ओके गवर्नमेंट पॉलिसीज का ग्राउंड लेवल पर क्या इफेक्ट है, वो इफेक्ट काफी एफिशिएंट वे में आ रहा है, वही ये ग्राफ दिखा रहे हैं। ठीक है डेटा वेटा हमको याद करना नहीं है, सिर्फ हमको मोटा मोटा जो अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो ग्राफ थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, हम उनको स्किप कर सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है वो हमको याद रखनी है। बेसिकली हमको रेपो रेट ध्यान रखना है, रेपो रेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो पता रखना है। उसके बाद में जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, CRR है, CRR के इफेक्ट हैं, टाइप्स ऑफ मनी, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ये सारी डिटेल्स हमको याद रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है, एक साथ इतना लंबा करेंगे तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे, मोस्टली 2-3 क्लास और लगेगी इसको कंप्लीट करने में। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।